दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई। इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और रिनॉन नेशनल बेस्ट सेलर ऑथर डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे गाइड हैं और मैं इनसे जो है पीरियोडिकली टिप्स लेते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई साहब को जो है आप लोगों के साथ फिर से जो है रूबरू करा रहा हूँ। और आज हम जिस बुक के बारे में, जिस नेशनल बेस्ट सेलर बुक के बारे में बात करेंगे, आज वो बुक जो है डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई की नेशनल बेस्ट सेलर बुक जो है उसने 10 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और 10 साल जो है वो कैसे निकल गए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं 10 साल पहले भी मिला था इस बुक के पब्लिश होने के टाइम। तो मेरा पहला क्वेश्चन अपने ऑडियंस की तरफ से होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जब आपने ये बुक लिखी थी कॉर्पोरेट चाणक्य, तो क्या आपको कुछ इल्म था, कुछ आइडिया था, कुछ एस्पिरेशन था कि ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट बुक बनेगी? तो मैं सच कहूँ आपको, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये बेस्ट सेलर होगा, इतना बड़ा सक्सेस होगा, लेकिन मेरा टारगेट ये जरूर था। ओके, तो ऐसा नहीं कि आई जस्ट वेंट बाय द फ्लो, बट आई वांटेड टू मेक इट अ बेस्ट सेलर। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने तो मेरा पूरा जो यात्रा है इस किताब की देखी है, बिफोर एंड आफ्टर 10 years। तो एक ऐसा इंसिडेंट है कि जब किताब रिलीज हो रही थी मुंबई यूनिवर्सिटी में, हमारे वाइस चांसलर और हमारे चीफ गेस्ट वगैरह सब, काफ़ी बड़ा ग्रुप था, 350 लोग, सीईओज वगैरह आए थे। तो मुझे पता है कि मुझे ये किताबों का इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, फर्स्ट टाइम ऑथर था मैं। तो लॉन्च सब बड़ा हो गया एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई जस्ट वेंट टू द पब्लिशर, जिनका नाम है अश्विन भाई शाह, हु इज द चेयरमैन ऑफ जेको बुक्स। तो उनको बोला कि अश्विन भाई, कैन यू टेल मी नाउ, सिंस वी हैव डन द बुक लॉन्च, हाउ डू वी मेक दिस बुक अ बेस्ट सेलर? बेस्ट सेलर तो बना, अभी लॉन्च तो हो गया, किताब तो आ गई, दैट द फर्स्ट स्टेप इज ओवर। तो उन्होंने बोला बेस्ट सेलर इज अबाउट द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, तो कितना कॉपीज बिकना चाहिए जिसकी वजह से हम बेस्ट सेलर कह सकते हैं। तो उन्होंने कुछ रफ कैलकुलेशन किया और उन्होंने कहा कि 10,000 कॉपी। तो मैंने पूछा व्हाट इज द लॉजिक? तो बोला कि एक जो प्रिंट रन होता है, एडिशन, दैट इज जनरली 1000 कॉपीज। तो अगर 10 बार उसको रीप्रिंट किया जाए तो देन इट्स अ बेस्ट सेलर इन इंडिया। सो मैंने थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन किया। हम लोग कैसे कि सेल्स वाले हैं ना, आप भी सेल्स में हो, मैं भी सेल्स में हूँ। मैंने सोचा कि टारगेट अचीव करने के लिए वो री इंजीनियरिंग करते ना, उल्टा कैलकुलेशन। तो मैंने बोला व्हाट्स योर मार्केट साइज? मार्केट साइज इज 130 करोड़ पीपल, और हम उसमें 10,000 कॉपी का बेस्टसेलर बोलते हो, ये तो चाणक्य का इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। तो मैंने मेंटली थोड़ा कैलकुलेट किया और अश्विन भाई को बोला कि 10,000 कॉपी को बेस्टसेलर बोलते हैं इंडिया में, आपका कैलकुलेशन यहाँ से वहां तक है, मेरा वहां से यहाँ तक है। तो बोला कि 1,00,000 कॉपी तो मैं ही बेच दूंगा। तो हंसने लग गए। द आइडिया इज दैट आई रियलाइज कि बेसिकली किताब को बेचना भी पड़ता है। नाउ व्हेन आई से बेचना पड़ता है, वो केवल एक सेल्समैन की तरह नहीं, बेचना पड़ता है मतलब इसका अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। एंड भगवान की कृपा से ऑलरेडी हमारे पास एक ब्रांड था जिसका नाम है चाणक्य। सो द होल आइडिया इज दैट अगर भारत में चाणक्य के नाम पे अगर कोई किताब आए तो उसका एक मार्केट ऑलरेडी रेडी है, उसका इट्स ऑलरेडी हैविंग अ ब्रांड आइडेंटिटी, कहते हैं ना जिसे मार्केटिंग लैंग्वेज में, तो क्रिएट नहीं कर। ऑफ कोर्स उसमें कॉर्पोरेट चाणक्य और राधाकृष्णन पिल्लई शायद नया हो, बट द ब्रांड कॉल चाणक्य एग्जिस्टेड। तो मुझे याद है कि कहीं ना कहीं जब मैं कहा कि 1,00,000 कॉपी तो मैं ही बेच दूंगा, इट वाज अ सेल्समैन्स लैंग्वेज, बट द रियलिटी इज दैट मुझे प्रोसेस पता नहीं था। लेकिन कैसे हो, सेल्स में पहले टारगेट डिसाइड करते हैं, फिर प्रोसेस डिसाइड करते हैं, राइट? तो हमने तो ठीक है, चलो अपना के देखते हैं। बहुत मेहनत किया था, मुझे याद है, इट्स नॉट बीन इजी जर्नी, बिकॉज़ उस जमाने में किताबों का जो प्रिंट रन बहुत कम होता था, अवेयरनेस कम था, और मेरा एक जॉनर जो हुए थे मैनेजमेंट थोड़ा अलग था। और इंडिया में इतने किताबें उस जमाने में पढ़ते नहीं थे। एटलीस्ट यू नो मैक्सिमम बुक्स ड्यूरिंग दोज डेज दैट वर सोल्ड वर टेक्स्ट बुक्स। कहीं तो मैंने रिसर्च में ये भी पढ़ा था कि 94% ऑफ बुक्स सोल्ड इन इंडिया देन आर टेक्स्ट बुक्स। So that means we are in the market of 6% only, क्योंकि
टेक्स्ट बुक के अलावा कौन पढ़ता था, आज तो फिर भी पढ़ते हैं। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सतीश जी, ऐसा हुआ कि ऐसा टारगेट लेके चला, लेकिन आज सब किताब मिलके 10 लाख कॉपी बिक चुकी है इन मोर देन 10 लैंग्वेजेस। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके बाजू में किताबें रखे हैं, कॉर्पोरेट चाणक्य तो चल पड़ा, बट उसके बदौलत बाकी किताबें भी चल पड़ी। सो मेरी फॉर्चुनेट, थैंक्स टू फ्रेंड्स लाइक यू, आपने भी मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, मेरे पब्लिशर जिनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर ये बुक बिकी है और बहुत बड़े बड़े आंकड़ों में बिकी है, नंबर्स में बिकी है, इसका रीजन है कि रीडर्स का प्यार, बिकॉज मेनी पीपल हैव बॉट बुक्स एंड गिफ्टेड बुक्स। तो मैं ये कहूँगा कि इट इज नॉट अ सक्सेस ऑफ राधा कृष्णन पिल्ले, इट इज अ सक्सेस ऑफ इंडिया ट्राइंग टू रीडिस्कवर इटसेल्फ। बिकॉज कॉर्पोरेट चाणक्य इज अबाउट भारत का ज्ञान भारतीयों को देना, ये बहुत बड़ा चीज है। एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा, आपने जो प्रश्न पूछा, सवाल में ये था कि बेसिकली नेशनल बेस्ट सेलर, मैंने कभी अपनी किताब को ऐसा नहीं सोचा कि इट शुड बी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, क्योंकि मेरा जो मन में था, आंकड़े जो थे वो भारत के लिमिटेड ही था, क्योंकि मुझे कोई विदेशियों को जाके इम्प्रेस नहीं करना था। मुझे सिर्फ भारतीयों के अंदर एक जागरूकता क्रिएट करने के लिए हमारा जो देश है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें भी मैनेजमेंट है। हमारे वेस्ट के जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, जो अमेरिका हो या बहुत सारे जो यूरोप की कंट्रीज से आते हैं, उससे भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि भारतीयों का भी एक मैनेजमेंट मॉडल था, हमारे भी विचारधारा थी। तो मैं ये कहूँगा कि कॉर्पोरेट चाणक्य जो चल पड़ा है, उसमें थोड़ा सा मेरा सेल्समैनशिप का रोल रहा है, और उससे ज़्यादा जो मेरे समाज ने उसको एक्सेप्ट किया, भारतीयों ने एक्सेप्ट किया, और आप जैसे मित्रों ने जो सपोर्ट किया, that is the real success of corporate Chanakya. It was never about an author, it is about India rediscovering itself through its knowledge. Great, amazing. So how was your journey starting from corporate Chanakya and latest Chanakya Niti? So in last 10 years you have published 15 bestseller. तो कॉर्पोरेट चाणक्य से चाणक्य नीति के बीच की जर्नी कैसी रही आपकी? तो ये कहते हैं कि बेसिकली अकेले चले थे लेकिन कारवां बढ़ता गया। सो यू स्टार्टेड अलोन बट इट वाज नेवर माय जर्नी। किसी ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को पूछा कि आपका रीजन फॉर सक्सेस क्या है, बोला आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। तो उन्होंने कहा कि 3 कारण है मेरे सक्सेस के। वन इज कॉल्ड सेल्फ एफर्ट, सेकंड इज कॉल्ड टीम वर्क, एंड थर्ड इज कॉल्ड लक। अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो खुद का प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, जैसे कहते हैं कि सेल्फ एफर्ट। बट द सेकंड इज टीम वर्क। जैसे मैंने कहा, दोस्तों का साथ रहा है, मेरे जो बहुत करीब केवल मित्र ही नहीं, मैं ये कहूँगा एकेडमिक फर्टर्निटी बोलिए या टीचर्स कम्युनिटी बोलिए, तो इनका भी साथ रहा। इट हैज बीन अ जर्नी जहाँ पे बहुत लोगों ने साथ दिया। मेरे पब्लिशर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक अच्छा किताब जब चलता है उसमें केवल अपना हाथ नहीं होता। पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बुक स्टोर्स, ऑन बुक स्टोर्स में जो मैनेजर है, सेल्समैन है उनका। सो इट वाज एब्सोल्यूटली टीम वर्क। एंड थर्ड, इसको कहते हैं लक। मैं उसको थोड़ा अलग से बोलूँगा, इसको कहते हैं भगवान की कृपा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, कोई भी बुक बेस्टसेलर नहीं होता। तो जैसे आपने कहा कि एक किताब से शुरू हुई, लेकिन दूसरी किताब, तीसरी किताब, आपने ऑलरेडी 4 किताब डिस्प्ले की है। सो इट बिकेम बिगर एंड बिगर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि पहली किताब हो या 15वीं किताब हो या आगे आने वाले 50 किताब, मुझे पता नहीं कितने लिखूँ, इसमें एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि ट्रीट योर बुक एज ए सर्विस टू मैनकाइंड। आप समाज का क्या सेवा कर सकते हो, आप समाज को क्या दे सकते हो, ये आपको सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो मैं ये हमेशा कहूँगा कि अगर ये 15 किताबें बिकी है, इसका 2 या 3 कारण है मैं कहूँगा। जो पहले मैंने कहा कि मैंने थोड़ा बहुत इसमें प्रयत्न किया, थोड़े स्ट्रैटेजीज यूज़ किए, कि ऐसा नहीं है कि केवल चलते गए, उसमें थोड़ा विचारधारा है। देयर इज अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज मार्केटिंग, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, विदाउट स्ट्रैटेजी यू कांट सेल योर प्रोडक्ट ऑल्सो। और ऐसा भी कहते हैं, व्हाट वर्कड इन द पास्ट मे नॉट वर्क इन द प्रेजेंट। तो अपना कोई प्रोडक्ट अगर चल पड़ा है, तो आज अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का बेस लेते हैं हम लोग। तो चाणक्य नीति जिस तरह मार्केट किया है और कॉर्पोरेट चाणक्य जिस तरह मार्केट किया है, बहुत उसमें एवोल्यूशन भी है। तो पहली किताब का एक फॉर्मेट था, और आप देखोगे कि मेरे जो 15 किताब है उसमें बच्चों के लिए भी किताब है, चतुर चाणक्य।
फिर स्टोरी की किताबें हैं, यंगस्टर्स के लिए है, चाणक्य It's 9 o'clock. फिर एक ऐसी भी किताब है जिसको कहते हैं हाउ टू राइट अ बुक एंड मेक इट अ बेस्ट सेलर। Right. तो ये अलग अलग किताबों को अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यूज करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि एवरी प्रोडक्ट गोस थ्रू अ डिफरेंट लाइफ साइकिल एंड एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन कस्टमर बेस। जैसे आप मेडिकल फील्ड में हो, पता होगा कि जो हम लोग मेडिसिन निकालते हैं, जो दवाएं निकालते हैं, and depending on the category and depending on who the customer is, हम उस हिसाब से उसका थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। So the way I look at it is that 15 किताबों में ये तीन चीज कॉमन है कि इसमें प्रयत्न है, स्ट्रैटेजी है, इसमें टीम वर्क है, भगवान की कृपा है, बट एवरी टाइम इट हैज बीन यूनिक। क्योंकि हमेशा जब एक किताब आती है तो मैं अलग तरीके से सोचता हूँ कि क्या इसमें हम लोग अलग कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो यस, यू कैन स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पास्ट सक्सेस। जो पिछले जो आपका सक्सेस है उसके ऊपर खड़े तो रह सकते हो, लेकिन पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। द फ्यूचर हैज टू बी क्रिएटेड एवरी टाइम यूनिक। सो ये रहा है कि कॉर्पोरेट चाणक्य से लेके चाणक्य नीति, चाणक्य इन डेली लाइफ, चाणक्य द आर्ट ऑफ वॉर, या फिर कोई भी किताब आप देखो, मेरे हिसाब से जर्नी हैज बीन एन इवॉल्विंग जर्नी। मैं खुद अगर राधा कृष्ण पहले 10 साल पहले देखता हूँ जो पहले किताब लिखा है, या 2020 में कुछ चाणक्य नीति लिखा है, बहुत बदलाव है। बदलाव ये है कि बहुत कुछ जो बाहर की दुनिया में चेंज होती गई उसको अडेप्ट करते गए। लाइक ऑडियो बुक्स भी है मेरे, तो 10 साल पहले ऑडियो बुक्स वाज नॉट देयर, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ई बुक्स है। एंड टुडे आप देखोगे, आप जो कर रहे हैं, आप भी किताब लिखे हैं, आपको भी पता है कि इसका सोशल मीडिया के बिना हम लोग किताबों का काम नहीं कर सकते। So I think I've been evolving from corporate Chanakya to the book which is Chanakya Neeti. So मेरी खुद की एक अलग ही एक जर्नी रही है इसमें। और मैंने जो ये कॉर्पोरेट चाणक्य है, मुझे लगता है पिछले 10 साल में मैंने नहीं तो 4 बार पढ़ी होगी। और हर बार जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नया उसमें से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैंने नॉर्मली देखिए लीडरशिप बुक में जो है जो ऑथर होते हैं वो, या जो थॉट लीडर होते हैं, आई वुड प्रिफर टू कॉल देम एज ए थॉट लीडर रादर देन एन ऑथर। सो यू आर अ थॉट लीडर। तो नॉर्मली थॉट लीडर जो है वो बोलते हैं लीडर को क्या करना चाहिए, लेकिन आपने कॉर्पोरेट चाणक्य में लिखा है लीडर को क्या नहीं करना चाहिए। तो व्हाट वाज योर आइडिया अबाउट दिस? सो ये तो भगवान की ऐसी कृपा रही मेरे पे कि जब मैंने इनिशियली कॉर्पोरेट चाणक्य लिखने की रचना की थी, जो प्लान बनाया था, तो उसमें अर्थशास्त्र के बेस्ड जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है उसके ऊपर जितने नियम थे, प्रिंसिपल्स थे, नीतियाँ थी, उसमें से 200 आइडियाज निकाले मैंने, और मैंने कहा कि इसके ऊपर हम विचार रखते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो किताब है, इट इज ए लीडरशिप मैनुअल। चाणक्य ने वो किताब अर्थशास्त्र इसलिए लिखी ताकि वो राजाओं को और आने वाली पीढ़ियों के जो लीडर्स हैं उनको गाइड करे, उनको एक मार्गदर्शन दे कि एक राजा को क्या करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा चैप्टर भी आता है कि एक राजा को क्या नहीं करना चाहिए। सो मुझे ये पता नहीं था कि बेसिकली दिस विल बी द यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी हम लोग बोलते हैं किताबों को, क्योंकि जितनी भी लीडरशिप किताब आप देखोगे तो मेनी टाइम्स द फोकस इज ऑन व्हाट ए लीडर शुड डू। एक नेता, एक राजा, एक जो लीडर है उसको क्या करना चाहिए। देयर विल बी 20 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप या 10 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। बट आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड दैट इसमें 10 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे एक राजा को क्या नहीं करना चाहिए। एंड ये मैंने आपको पर्सनली भी बताया था कि आई वाज क्वाइट टेकन अबैक कि बेसिकली उस जमाने में जब कॉर्पोरेट चाणक्य रिलीज हुई थी 2010-12 के आसपास, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उनका और मेरा एक बार मिलना हुआ और मैंने अपनी किताब उनको दी थी। उन्होंने 2 दिन में पढ़ा और मुझे फ़ोन किया। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्टर में फ़ोन करता था तो ये आपकी किताब मैंने पूरी पढ़ी, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि 10 ऐसे अध्याय है, चैप्टर्स है जिसमें आपने बताया कि राजा को क्या नहीं करना चाहिए। You have written in your book Corporate Chanakya how a leader can differentiate between right and wrong. तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में जो है काफी क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है
कि एक लीडर राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है? I would request you to throw some light on that. Okay. In fact, it is the prime responsibility of a leader to take a decision. The responsibility and the work of a leader is to take a decision. Leadership is not about sitting on the chair. कुर्सी पे बैठने से राजा नहीं बनता. वहाँ पे बैठ के जो निर्णय लिया जाता है उससे वो अच्छा या बुरा राजा तय होता है. So इसके लिए जो प्रथम, तो सबसे पहले जो जरूरत है कि राइट एंड रॉन्ग, सही या गलत, इसका फैसला करना. क्योंकि क्या सही है क्या गलत है पता नहीं होता, लेकिन आप में ये क्वालिटी और आप में ये गुण होनी चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए क्या सही है या क्या गलत है. ये कैसे आता है? इसको कहते हैं विवेक बुद्धि. विवेक बुद्धि मतलब एबिलिटी टू differentiate what is right and wrong, good and bad, legal and illegal, profitable, non-profitable. So जब अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में आपको 4 ऑप्शन देते हैं, जैसे कौन सा होगा सही जवाब, तो ये 4 ऑप्शन में चूज करना. इसी तरह लीडरशिप में भी बहुत सारे सिचुएशन होते हैं और आपको चूज करना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नुकसान कर सकता है क्या फायदा कर सकता है. तो ये कैसे डेवलप करें, इसका भी एक मेथड है जिसे कहते हैं, हमें एक नियम है उसका, और उसे कहते हैं अन्वीक्षिकी. अन्वीक्षिका मतलब अन्वेक्षण कैसे करना. उसके अलावा आप खुद सोचिए समझिए, और अगर आप फिर भी कंफ्यूज है और आपको समझ में नहीं आए कि कैसे करना है, तो एक अलग सूत्र आता है, इसे कहते हैं वृद्ध संयोग. जो वृद्ध है, जो अनुभवी लोग हैं, जो आपसे पहले उस मार्ग पे चल चुके हैं, उनको आप कंसल्ट कीजिए, उनसे आप मेंटरशिप लीजिए और उनको पूछिए, तो आपको बताएंगे कि ये सही है क्या गलत है. क्योंकि जब आप कुर्सी पे बैठे हो लीडरशिप पोजीशन में, शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज यू आर इन द बैटल इटसेल्फ. लेकिन आस्क एन एक्सपर्ट, ही विल टेल यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. पहले अगर आप में वो गुण है विवेक बुद्धि कि आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बहुत अच्छा है. वरना जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण की कहानी आती है महाभारत में, अर्जुन वॉज द बेस्ट वॉरियर, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया क्या सही है क्या गलत है. तब आपको एक कृष्ण लगता है, एक दोस्त लगता है, एक फिलोसोफर, एक फ्रेंड लगता है जो आपको बताए अर्जुन, भले वो तुम्हारे भीष्म पितामह हो और कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, आपके गुरु हो, लेकिन वहाँ पे अधर्म है और यहाँ पे धर्म है, तो चलाओ बाण. सो कहीं आपको निर्णय अगर लेना नहीं आता हो, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के साथ संगत रखो. इसीलिए A friend in need is a friend indeed. जो आपको सही मार्ग दिखाए, वो ऐसे मित्र आपके पास होने चाहिए. Amazing, amazing insight. दूसरा प्रश्न जो है वो पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है, कि लीडर को अपनी ताकत, शक्ति या पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए. तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? So ऐसा कहते हैं कि if you get power, you can also become corrupt. Okay. Power is corrupted and absolute power can be absolute corruption also. क्योंकि होता क्या है कि लोगों को लीडरशिप के पोजीशन में जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, है ना, पावर गेम में चले जाते हैं. और होता क्या है कि फिर वो पावर का यूज नहीं मिसयूज करने लगते हैं. यूज करना चाहिए, इसलिए तो आपको पावर दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास विवेक बुद्धि नहीं हो, सही क्या है गलत क्या है, सत्ता पे आने के बाद उस शक्ति का आप दुरुपयोग कर सकते हो. सो होता क्या है कि अगर आप लीडरशिप देखो, भले वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, कॉर्पोरेट फील्ड में हो, या कोई भी क्षेत्र में हो, होता क्या है कि जब यात्रा की शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं. तो there are 50 people who join as a management trainee in a company. बट धीरे-धीरे जाके उसमें से 10 लोग ही ऊपर जाते हैं, तो 40 लोग शायद निकल जाते हैं या वहीं पे रह जाते हैं. फिर 10 लोगों में से फिर बाद में शायद और 5 लोग ऊपर जाते हैं. एंड जैसे ऊपर जाते हैं, देन you are one among the top 3. तो होता क्या है कि अभी टॉप 3 में से एक ही सीईओ शायद सीईओ बन सकता है. इट इज नॉट दैट अदर्स आर नॉट केपेबल. सो शायद सब में वही कला होगा, वही गुण होगा, अनुभव होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा गॉड्स ग्रेस बोलो या भगवान की कृपा बोलो, शायद एक ही व्यक्ति वहां पे जाता है. अगर आपके पास आध्यात्मिक बैकग्राउंड या अगर आपके आध्यात्मिक बेस नहीं हो, तो आप वो 3 में से अगर एक बनने के लिए शायद गलत मार्ग भी कर सकते हो. दैट्स व्हाई द पावर गेम बिगिंस. और शायद आप गलत तरीके से नंबर 1 बन सकते हो.
एंड द ब्यूटी इज दैट, और ये ऐसा कहते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति है कि अगर नंबर 1 भी हो गए तो आपको बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर भी कोई है। तो अगर कोई विश्वास करता है कि मैं एमएलए बन जाऊं, वो बन तो जाता है एमएलए, फिर उसे समझ में आता है अरे सीएम भी बन सकते हैं। तो एमएलए कोई बुरा पोजीशन नहीं है, बट उसको सीएम बनना है, तो सीएम बनने का उसको लगता है पीएम अच्छा है, तो पीएम का एस्पिरेशन लगता है। फिर पीएम भी बन जाते हैं तो उसको लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे मुझे नंबर 1 बनना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी अगर बोलते तो शायद ऐसा लगता है कि मे बी द यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक इज मोर पावरफुल देन मी, तो मैं वहां पे वर्ल्ड पे कैसे कंट्रीब्यूट करूं। सो दिस इज अनएंडिंग पावर जर्नी। यही होता है लीडरशिप के प्रॉब्लम में कि वो जो बेस था जब आप शुरुआत किए थे वो आप भूल जाते हो जब आप आगे बढ़ते हो। मैं काफी अपने आईएएस दोस्तों के साथ ये मस्ती मजाक करता हूँ कि शुरुआत तो की थी देश की सेवा लेके, अब क्या हो रहा है, अपनी सेवा कर रहे हो। So it always, when somebody joins the civil services, the vision is always big and say देश की सेवा करना है, but as you go higher and higher, the whole game changes. Basically, we should understand it is not a power game, it is a service game. It is not a power game, it is a service. इसका मतलब ये है कि वहां पे ये शक्ति से ज्यादा सेवा देखिए. So from S on S, and for that you should have a spiritual background. S, spirituality. So from the power game you should go to the seva game, and for that you should actually have an आध्यात्मिक base. इसलिए चाणक्य का राजाओं को वो कहता है राज ऋषि बनो. राज ऋषि मतलब राजा रहो लेकिन अंदर से भी डिटैच, ऋषि बनो, लोगों की सेवा करो. So that's how we move forward, not from misusing but using the power rightly for the service of others. Well said. तो क्या आपके हिसाब से आपकी जो सोच है या आपकी जो बुक आपने कॉर्पोरेट चाणक्य लिखी है उसमें क्या लीडर को फियर यूज करना चाहिए? क्या डर का उपयोग करना चाहिए एक लीडर को? यस, चाणक्य कहते हैं अर्थशास्त्र में, जो मैंने कॉर्पोरेट चाणक्य में लिखे हैं, इफ ए लीडर ओके टेक्स अ डिसीजन आउट ऑफ टेरर, बहुत लोगों को घबरा के और भयभीत करके जब निर्णय लेता है, सो ही बिकम्स लाइक हिटलर, सो लोग डर जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता. दैट इज मिसयूज ऑफ पावर, जो हमने अभी बताई. तो फियर इज अ नेचुरल फीलिंग इन एवरीवन. देखो, डरना ये तो बच्चा भी डरता है जब कोई बाहर वाला आ जाता है, या बड़े लोग भी डरते हैं. तो फियर इज अ टूल, उसका यूज भी कर सकते हो, मिसयूज भी कर सकते हो. तो जब अगर कोई लीडर फियर को मिसयूज करे तो पीपल विल गेट टेरराइज्ड, बट अगर यूज करे तो अच्छी बात है. Therefore they say कि पोलिसिंग, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका काम है टू इंस्टॉल फियर. इनफैक्ट मेरे जितने मित्र है आईपीएस सिस्टम में, वो कहते हैं कि यू शुड नो हाउ टू यूज फियर, बिकॉज अगर बिल्कुल डर नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, बट बहुत डर जाओगे वो भी प्रॉब्लम है. वो लीडर को समझना चाहिए, यूज द फियर पॉजिटिवली. एक दूसरा उदाहरण दूंगा. हमारे घरों में जो माँ पिताजी होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, एक रोल है कि यू हैव द राइट फियर एलिमेंट इन द हाउस. देखिए, अगर बच्चे अगर गलत मार्ग में जाए और अगर माँ पिताजी उसको सपोर्ट करते रहे, सो इट इज रॉन्ग. लेकिन बच्चों के मन में वो डर होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करूं, अगर मैं कहीं गलत मार्ग में जाऊं, तो मेरे माँ पिताजी मुझे दंड देंगे. और ये दंड नीति कहते हैं. चाणक्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि बेसिकली फियर इज व्हाट इज टू बी यूज्ड राइटली. तो सही माने में जो भय का यूज करता है या फिर उसे उसका उपयोग करता है, वो एक्चुअली अच्छा लीडर होता है. If you punish too much, you will become a terror. If you don't punish at all, you will be taken for granted. The right punishment for the right purpose actually gives the king honor. ऐसा राजाओं को बहुत लोग मानते हैं और बहुमान भी देते हैं. So use fear, not misuse fear. Use fear, not misuse fear. Well said. Well said. आपने कॉर्पोरेट चाणक्य में एक जगह लिखा है कि लीडर शुड नॉट रॉब हिज पीपल. तो क्या है ये क्या बात है, ये क्या विजडम है? बिल्कुल, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक राजा एक वेतन भोगी सेवक है राज्य का. ओके, याद रखिए, ही इज आल्सो एन एम्प्लॉयड सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट. होता है कि आजकल कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, सीईओ, दे आल्सो गेट अ फिक्स्ड पे.
ओके, तो आपको पगार दिया गया, मे बी यू गेट द हाईएस्ट सैलरी, उसके बाद आप गलत काम मत करना, ओके, बिकॉज इन पावर यू हैव द पावर टू इवन सैंक्शन बजट्स। कहते हैं कि आपके पास सत्ता के साथ बजट के सैंक्शनिंग पावर्स भी आते हैं। तो आप देखोगे हर एचओडी, भले कंपनी में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक बजट अप्रूव करते हैं, isn't it? तो जब बड़े बड़े कंपनी होती है तो करोड़ों में अप्रूव होती है, बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अरबों में हो सकती है, यू नो। तो क्या होता है कि उस पोजीशन पे आने के बाद आपके पास एक सत्ता आ जाती है, दैट इज द पावर दैट कम्स इन। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास बजट का पावर आ जाए तो प्लीज डोंट मिसयूज इट, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि वो राजा स्टार्ट्स गेटिंग इनटू रॉबरी, एंड वो शायद डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, बट द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक मनी इज रॉन्ग। यहाँ कहते हैं कि राजा का धर्म है टू कलेक्ट टैक्सेस, ओके, एंड प्रजा का धर्म है टू गिव टैक्सेस। तो अगर प्रजा टैक्स नहीं देती, कर नहीं देती, लगान नहीं देती, तो प्रजा अपना धर्म का पालन नहीं करती, और राजा, उसको भी एक वेतन मिलता है, उसके बाद वो उससे ज्यादा कुछ ले तो वो भी गलत कहता है। तो जो आपने कर लिया, द टैक्स दैट इज गिवन टू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी स्पेंट बैक इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, द वेलफेयर मिशंस। याद रखिएगा कि बेसिकली इफ यू आर मिसयूजिंग द पावर ऑफ द ट्रेजरी एंड द अमाउंट दैट यू कैन सैंक्शन टू अदर्स, तो हम देखते हैं सब जगह जब वो साइन करते हैं कि ओके उसमें से इतना टक्का मेरा, इतना परसेंटेज मेरा, दैट इज ऑल्सो रॉबरी, इनडायरेक्ट रॉबरी। और कॉर्पोरेट्स में तो हमने बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के रॉबरीज देखे, इफ नॉट डायरेक्ट देयर इज इनडायरेक्ट। तो वो क्या कहते हैं, किसी के फैमिली मेंबर के थ्रू रूट कर देते हैं, यू नो। तो एक कोई बजट है तो वो डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, तो किसी और के नाम पे फर्जी कंपनी दे देंगे, या फिर उस वेंडर को बोल देंगे कि बेसिकली पार्ट ऑफ दिस शुड कम टू। अब देखिए ये तो छोटा मोटा लेवल का है, बड़े बड़े लेवल में बड़े बड़े डील्स होते हैं, बट दिस आर ऑल इनडायरेक्ट रॉबरीज अकॉर्डिंग टू चाणक्य। ये मैं नहीं कहता, ये तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा इसका, कि बेसिकली डेलॉइट, ओके, इस कंपनी ने एक इंटरनल फ्रॉड, इसके ऊपर एक रिपोर्ट क्रिएट की थी। देखो फ्रॉड्स बहुत टाइप के होते हैं, पर इंटरनल फ्रॉड्स, कंपनी के अंदर ही चोरियां होती हैं। And you'd be surprised, the report said 94 or 95% of internal frauds are done by senior management people. तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है when the राजा himself start robbing। देखिए ये धर्म की बात है, इट इज ऑल अबाउट इंटरनल इंटीग्रिटी। पैसा सबको कमाना है और कमाना चाहिए, वो भी एक धर्म है राजा का, बट केवल अपने लिए नहीं, प्रजा के लिए, सबके लिए। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रॉबरी ऑफ द ट्रेजरी। राजा को व्यापार को बढ़ाना चाहिए, राजा को व्यापार बढ़ाना चाहिए, लेकिन व्यापारी नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है समझना, राजा को व्यापार बढ़ाना चाहिए लेकिन व्यापारी नहीं बनना चाहिए। A king should encourage business activities but should not become a businessman. Then from a leader he becomes a dealer, from a leader he becomes a dealer. So don't be a dealer when you're sitting in the position, be a leader. इसलिए don't rob, चोरी मत कीजिएगा, उस लेवल पे सेवा कीजिएगा। राइट। कॉर्पोरेट चाणक्य में जो एक बात हुई है कि एम्प्लॉय कई बार जो है, कर्मचारी कई बार जो होते हैं डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो कैसे उनको कैसे इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए? 3 तरीके हैं मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। तो फर्स्ट इज टू बी ए रोल मॉडल। आप जैसा व्यवहार करते हो वो हिसाब से लोग मोटिवेट या डीमोटिवेट होते हो। इसलिए राजा का एक जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया और कॉर्पोरेट चाणक्य में मैंने लिखा, वो है उत्साहवर्धक। अगर कोई एम्प्लॉय को आपको उत्साहित करना है, उसको इंस्पायर करना है, तो उसका जो इंस्पिरेशन है, उसकी जो विचार है, उसको प्रोत्साहन दो। एक रिसर्च का रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, बहुत बढ़िया है, कि समझो कोई एक नया एम्प्लॉय है जो कंपनी में पहली बार आता है, एंड यूजुअली ऐसा होता है कि अभी तक वो पूरे कंपनी के सिस्टम में उसको समझ में नहीं आती, तो धीरे धीरे, सो इनिशियली देयर इज लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। तो या तो डर जाता है पहले, या तो वो एनकरेज कर लेता है अपने आप को। सो अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के पास जाता है कि सर जोश में,
उससे सर ये करना चाहिए। तो अगर वो लीडर बता दे ये नहीं हो सकता, तो उसको तो सिस्टम पता ही नहीं है, वो चुपचाप चले जाएगा। दूसरी बार वो कोई और आइडिया लेके आए, अब बोले सर ये करते हैं, और आप लीडर ने बोल दिया नहीं चलेगा यहाँ पे। तीसरी बार अगर वो करता है कि नहीं चलेगा, उसके बाद वो व्यक्ति कभी आपके पास कोई आइडिया लेके नहीं आएगा। अब सोचिए, वो डिमोरलाइज्ड फॉरएवर। उसके बाद जब तक आप हैं या जब तक वो हो, वो कभी आपके साथ कभी भी कोई आइडिया कम्युनिकेट नहीं करेगा। पहली बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसके बाद खत्म, ही इज ऑलरेडी डिमोरलाइज्ड। अब दूसरा उदाहरण कि कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है और बोलता है सर ये करते हैं, अरे हाँ तो बोलो, तो पहले हाँ से शुरू करो, बिल्कुल करते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं। एंड देन एज ए लीडर गाइड हिम, देखो करना, बिल्कुल उसका बजट वगैरह देख लेना, एक बार कर लेना, करो। एंड अलाउ हिम टू डू द मिस्टेक्स, बट गाइड हिम, मेंटर हिम। तो पहली बार वो गलती करेगा, लेकिन वो उसके पास एक अनुभव आ जाएगा कि अगली बार गलती नहीं करना है। और उसको ये बुरा भी लगा कि मेरे सर ने, मेरे मैडम ने मुझे इतना विश्वास के साथ आगे बढ़ने को कहा, आई हैव फेल्ड माय बॉस बाय फेलिंग इन द प्रोजेक्ट। तो अगली बार जब आएगा, ही विल हिमसेल्फ सजेस्ट यू कि सर मैंने गलती की, मैं और थोड़ा करूंगा। सेकेंड टाइम यू से गो अहेड, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, फिर से करो, हम अब तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। सेकेंड टाइम विल बी मोर केयरफुल। आपने उसको उत्साह दिया, वो जाके करेगा, मे बी सेकेंड टाइम ऑल्सो ही विल डू सम स्मॉल मिस्टेक। लेकिन तीसरी बार जब वो आएगा, देन इट बिकम्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट मेक यू फेल। सो थर्ड टाइम वो फिर आपको फेल होने नहीं देगा, क्योंकि आपने उस पर इतना विश्वास किया। देन ही सेज नहीं। अब पहला बॉस देखिए और सेकंड बॉस देखिए। पहला बॉस आइडिया स्टेज पे उसको मार दिया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो मर गया अंदर से, भले वो बाहर से काम करता हो, लेकिन अंदर से उत्साह नहीं रहा। दूसरा, पहली बार आपने हाँ बोला, दूसरी बार आपने बोला, थर्ड टाइम वो ही हैज टू सक्सीड। तो ये पहला जो गुण है राजा का, दैट इज उत्साह वर्धक। अपने जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट कीजिएगा। दूसरा, very important way of motivating employees is to give them financial incentives. ये हम लोग सेल्स में हमको पता चलता है, क्योंकि if you are underpaid, okay, then you don't feel motivated. अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है अर्थ के बारे में, मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटर। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। So there's a difference. पैसा सब कुछ नहीं होता, ये सही है फ्रॉम अ स्पिरिचुअल डायमेंशन, लेकिन व्यवहार में पैसे की जरूरत पड़ती है, सबको पड़ती है। और अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, बहुत अच्छा मोटिवेशन है, लेकिन उसके साथ अगर आप 10,000 का या 1 लाख का चेक दे दो साथ में, देन इट इज नॉट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। उसके बाद उसके चेहरे का जो हंसी है, उसमें अलग ही जोश आता है। तो चाणक्य ने ये कहा हुआ है, एंड आई हैव सीन दैट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो देयर आर इंसेंटिव स्कीम्स। हमने पुलिस डिपार्टमेंट में देखा है कि आप अगर कैदी को पकड़ के लेके आओ, तो यू विल गेट मनी इंसेंटिव्स ऑफिशियली। आप सोचिए, वो जो हवलदार होगा उसको मान सम्मान भी मिलता है, और साथ में उसको एक अवार्ड भी मिलता है, और साथ में एक चेक भी मिलता है। सो यू विल बी सरप्राइज, मनी इज अ वेरी वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एन एम्प्लॉय, क्योंकि वो बेचारा या बेचारी अपने घर परिवार के लिए कमाता है। भारत में ऐसा परंपरा रहे कि हम अपने लिए कभी कमाते ही नहीं है। अगर आप देख लो, आपका जो पगार है, शायद ही आप थोड़ा सा अपने लिए करते हो, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। सो गृहस्थाश्रम का धर्म है पैसा कमाना। एंड इफ यू आर अ बॉस, इफ यू लाइक समबडी, द बेस्ट वे टू मोटिवेट देम इज गिव देम इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स रेगुलरली। सो पहला है उत्साह, दूसरा है टू मेक श्योर यू गिव देम फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स, प्रमोशंस। थर्ड जो वे ऑफ इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज is to empower them to take decisions. मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगा। People delegate responsibilities and they delegate work, but they don't delegate decision making. तो आज आपको प्रमोशन दे दिया, आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए उदाहरण के लिए, और मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो आपने प्रमोशन तो दे दिया, ओके, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा दिया आपने उनको कहा कि बेसिकली अभी से आपको इतना बड़ा एरिया में काम करना है, पहले छोटा एरिया में था, अब बड़े एरिया में काम करना है। So you have delegated work, you are given responsibility, लेकिन you are not given them the freedom to take decisions. जब कुछ भी अगर निर्णय लेते तो आपके पास आता है वो, तो क्या फायदा। वो कभी कभी सोचता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट तो बन गया, मेरा काम तो बढ़ गया, लेकिन हर चीज में मुझे बॉस का अप्रूवल चाहिए, तो वो हमेशा डीमोटिवेट हो जाएगा।
मैं ये नहीं कहता कि बॉस को निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे निर्णय में भी अगर घुस जाए वो, जैसे कहते हैं माइक्रो डिसीजंस, देन डेफिनेटली द एम्प्लॉय विल गेट डीमोटिवेटेड. तो मेरे हिसाब से वन वे ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग देम प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, आल्सो गिविंग देम फ्रीडम टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस. आप अप्रूव कर दो. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो कि जहाँ पे नॉट ओनली प्रमोशंस आर गिवन, फाइनेंस आर गिवन, बट फ्रीडम टू टेक डिसीजंस. और एक आखिरी बात जो मैं हमेशा कहूंगा, जो कॉर्पोरेट चाणक्य में भी लिखा हुआ है, गिव देम कंटिन्यूअस एजुकेशन. देखिए, जब एक एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है, वो बेसिक एजुकेशन में भी एन इंजीनियर या कुछ ग्रेजुएट वगैरह होते आ रहा हो, लेकिन 2 साल के बाद कहीं ना कहीं उसे लगने लग जाता है ये रूटीन हो गया है. सो इफ द कंपनी डिसाइड्स कि चलो आगे बढ़ो, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको खर्चा उस पर करेंगे, सो लॉट ऑफ ट्रेनिंग इफ इट इज गिवन, तो उसका मन में उत्साह आता है कि आई एम लर्निंग समथिंग. सो एजुकेट योर एम्प्लॉइज, हैव सम ट्रेनिंग बजट्स फॉर देम, उनको आप मोटिवेट कर सकते हो, फिर वो बढ़ते जाता है. तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है, बट जैसे अभी मैंने कहा 2-3 चीज. उत्साहवर्धक, सेकंड इज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, थर्ड इज not only giving responsibilities but also delegating and giving the power to take final decisions, including financial decisions. And आखिरी, ever learning attitude of the organization. ये सब आप करोगे तो कोई भी एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाएगा. This is called leadership qualities to inspire your employees. Great, well said. बहुत बहुत मजा आ रहा है. मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे इस वक्त, लाइव 1-to-1.